करेंट अफेयर पहले क्या होता था जब हम लोग एग्जाम देते थे 10 साल पहले 2015 में 16 में, तो वन लाइनर क्वेश्चन आते थे। स्टैटिक भी वन लाइनर और करेंट भी वन लाइनर। जो बच्चे न्यूज़पेपर का नोट्स भी बनाते हैं उनका नोट्स इनफाइनाइट हो जाता है। सबसे मेजर इशू है कि भाई किस टॉपिक का नोट्स बनाएं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। यूपीएससी प्री एग्जाम कैसे, उसमें जो 2 घंटे में होता है, साल भर का पढ़ा हुआ चीज किस प्रकार से लेके जाएं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हेलो एवरीवन, हम लोग आज यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 जो बस 5 महीना बचा है, लगभग 5 महीना बचा है, उसमें करेंट अफेयर कैसे तैयार करें उसको समझेंगे। करेंट अफेयर के संबंध में क्या क्या प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट को प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे मेजर इशू जो स्टूडेंट फेस करते हैं कि सर रिवीजन कैसे करें, बहुत सारा सोर्स है, तो उन सब चीज़ों को हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। उसका जो इतना बड़ा मुद्दा है करेंट अफेयर, उसका वेटेज कितना है करेंट अफेयर का। यही नहीं, करेंट अफेयर का जो वेटेज पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मैं आपको ये भी प्रूफ करूंगा। उस वेटेज को कैसे बैलेंस करें, क्वेश्चन के नेचर कैसे आ रहे हैं उनको भी समझेंगे, और उसका फाइनली समाधान क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, उसको भी समझेंगे। तो करंट अफेयर के संदर्भ में आज पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन का जो स्वरूप है कैसे बदल रहा है धीरे धीरे। उसके बाद इसमें क्या क्या स्टूडेंट को समस्याएं आती हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। करेंट अफेयर पहले क्या होता था जब हम लोग एग्जाम देते थे 10 साल पहले 2015 में 16 में, तो वन लाइनर क्वेश्चन आते थे। स्टैटिक भी वन लाइनर और करेंट भी वन लाइनर होते थे, कॉन्सेप्चुअल, लेकिन आते थे वन लाइनर। अब जो स्टैटिक वन लाइनर है तो वो उसमें करेंट का जो मिश्रण नहीं हो पाता था। यूपीएससी इस तरीके का मिक्स नहीं करता था, ना के बराबर। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं लेकिन मिश्रण कम होता था। और करेंट के जो क्वेश्चन होते थे वो भी वन लाइनर, टू लाइनर और डायरेक्ट करेंट के होते थे। अगर आपने करेंट का कुछ डायरेक्ट मैगजीन पढ़ा है, सीधे उसको डील कर लोगे। लेकिन अब वो पिछले जो 4-5 साल में खासकर उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। उसके अलावा आप सोचोगे कि सिर्फ और सिर्फ हम स्टैटिक पढ़ के चले जाएं, उससे भी डील नहीं होने वाला है। तो फिर ये नेचर क्या चेंज हुआ है। अब देखेंगे कि कोई भी जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें तो जो स्टैटिक पार्ट तो है ही, उसमें स्टैटिक पार्ट तो है ही, और उसको मिक्स कर रहा है करंट के साथ। चाहे वो पॉलिटी का क्वेश्चन हो, चाहे वो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपको साइंस एंड टेक का क्वेश्चन हो। अब क्या है कि आपको 3-4 स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक स्टेटमेंट हो सकता है बैकग्राउंड से हो सकता है, एक स्टेटमेंट आपको उसके कॉन्सेप्ट से हो सकता है, एक स्टेटमेंट हो सकता है कि करेंट से जोड़ दिया हो। तो अगर आप सिर्फ करेंट पढ़े हैं तो आपका बैकग्राउंड क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तब भी गलत होगा सवाल। अगर आपने सिर्फ स्टैटिक पढ़ा है तब भी गड़बड़ होगा। एक चीज और है कि देखिए, जैसे कि साइंस एंड टेक है या फिर इन्वायरमेंट है, आपको जो आपका इकोनॉमी है, इस सब में तो करेंट तो बड़े स्तर पे है ही। लेकिन जो टिपिकल स्टैटिक सब्जेक्ट माने जाते हैं, जैसे ज्योग्राफी, जैसे हिस्ट्री, जैसे आर्ट एंड कल्चर, ये सब क्या है, प्योर स्टैटिक सब्जेक्ट है। आप विश्वास नहीं करेंगे, इसमें भी करंट ऐड कर रहा है। कैसे ऐड कर रहा है आपको दिखेगा नहीं, लेकिन हो क्या रहा है कि वो उस टॉपिक को पूछ रहा है जो करंट में चर्चा था, जिसका करंट में चर्चा था। आपको लगेगा स्टैटिक है, लेकिन साल भर में उसकी चर्चा हुई है, न्यूज में आया है, इसलिए उस पर स्टैटिक क्वेश्चन पूछ दिया। इसको हम लोग जरा कुछ एग्जाम्पल से देखें। जैसे पॉलिटी का क्वेश्चन 2024 में पूछा, संसदीय समिति के संदर्भ में पूछा। लोकसभा में आचार समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
शुरू में यह एक तदर्थ समिति थी, अस्थाई समिति। तो ये क्या हो गया, आपको बैकग्राउंड पूछ रहा है। केवल लोकसभा का सदस्य ही लोकसभा के किसी सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। ये आपका कॉन्सेप्ट है। स्टेटमेंट सही है गलत उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट गलत है वैसे, लेकिन कॉन्सेप्ट है ये। उसके बाद ये ऐसे मामलों पर विचार नहीं कर सकता जो विचाराधीन हो, ये भी कॉन्सेप्ट है। तो आप बोलेंगे कि सर ये करेंट कहाँ हुआ, करेंट तो नहीं दिख रहा है। दिख रहा है। 24 में ही संसद में एक महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके लिए आचार समिति जो उनको संसद से उनकी सदस्यता चली गई थी, आचार समिति उनका जो मामला था उसको जांच किया था। तो संसदीय समिति तो बहुत सारे हैं, बहुत सारा है, बहुत सारी वित्तीय समिति है, बहुत सारा आपको गैर वित्तीय समिति है। आचार समिति ही क्यों पूछा, क्योंकि बहुत चर्चा हुआ था जब उसमें वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संसद की सदस्यता चली गई थी, बहुत न्यूज में आया था। तो आपसे उस नेता का नाम नहीं पूछ रहा है ना, लेकिन पीछे पूरा कॉन्सेप्ट पूछा है और कॉन्सेप्ट के साथ बैकग्राउंड भी पूछा है। और क्यों पूछा है, क्योंकि करंट में इसकी चर्चा थी। तो जो आपको स्टैटिक दिख रहा है उसके पीछे करंट का लॉजिक है। जरा ये देखिए, 2022 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, 2023 में 2 सवाल पूछे राष्ट्रपति से, पूरा का पूरा स्टैटिक। जैसे ये दोनों जो स्टेटमेंट है प्योर कॉन्सेप्ट है, और ये दोनों स्टेटमेंट बहुत टफ है। करेंट में आपको ये सब चर्चा नहीं होता है कि भैया जो राष्ट्रपति के लिए जो एमएलए का वोट का मान है वो राज्यवार पूछे आपसे। केरल और एमपी की तुलना कर दी गई है, दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश और पुदुचेरी की तुलना कर दी गई है। 1971 की जनसंख्या के आधार पे आपको उसको गेस लगाना है, क्योंकि वो डेटा याद रखना बड़ा टफ है, बहुत टफ है। फिर ये पूछा क्यों इतना टफ, क्योंकि 22 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में बहुत सारे आर्टिकल आए थे, बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली सब कुछ डिस्कस करते हुए। पहले भी जब 2017 में भी 17 में चुनाव हुआ था, 18 में पूछे गए सवाल राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में, तो वो पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। लेकिन जब 5 साल बाद फिर चुनाव हुआ, द्रौपदी मुर्मू जी का जब चुन के आई, 23 में पूछा, टफ सवाल पूछा। उसके पीछे ये जो कारण है कि बहुत सारे आर्टिकल में डिस्कस हुआ था कि अभी भी 1971 का जो डेटा हम लोग लेते हैं और उसी से एमएलए का मान जो है कैलकुलेट करते हैं, वो सब विश्लेषण था। उसमें बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी था कि उसको रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। बहुत सारे आर्टिकल आए थे। अब इसमें आपको स्मार्ट गेस लगाना पड़ता है, ये आपको करेंट में भी नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन करेंट के कारण इतना टफ बनाया गया था। अगर करेंट नहीं होता तो इतना टफ नहीं बनाया जाता। और आप समझ पा रहे हैं कि 1 साल पहले चुनाव हुआ तो अगले साल पूछ दिया। महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव है, मामूली बात तो नहीं है। तो पीछे करेंट का लॉजिक है। कोई थर्ड पर्सन जो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा वो कह नहीं सकता है कि ये करेंट का क्वेश्चन है करेंट का क्वेश्चन है ना, इसलिए पूछा गया क्योंकि चर्चा में था। अब देखिए ज्योग्राफी में इसको आप बोलेंगे कि सर ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। यूक्रेन की सीमा कौन कौन बनाता है, कौन से देश इस यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं, उसके साथ सीमा साझा करते हैं। अगर रूस और यूक्रेन युद्ध नहीं हो रहा होता तो कभी नहीं पूछता यूक्रेन, क्योंकि पूर्वी यूरोप में इतने छोटे मोटे देश हैं, उसका आप ज्योग्राफी में भी मैपिंग नहीं पढ़ते हो, क्लास में भी नहीं पढ़ते हो, फिर इनफाइनाइट मैपिंग हो जाएगा। रोमानिया, बुल्गारिया, बेलारूस, इस सब मैपिंग में नहीं पढ़ते हो आप इन जनरल। लेकिन ये युद्ध 10 साल से ज्यादा, ये युद्ध तो ऐसे क्रीमिया युद्ध से शुरू हुआ था। क्रीमिया पे जब रूस ने कब्जा किया तब से ये चालू हुआ, लेकिन मुख्य रूप से 22 से चालू है, हमेशा चर्चा में रहता है। तो यूक्रेन छोड़िए, रूस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी आपको मैपिंग करना चाहिए।
बड़ा ही टफ सवाल था। ऐसे ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप सामान्यतः इस सब देश का नाम सुने तो जरूर होंगे लेकिन मैपिंग नहीं करते हो। लेकिन यूपीएससी बोल रहा है कि इतना चर्चा में चल रहा है रूस यूक्रेन युद्ध, इसका सीमा मैं तुमसे पूछ दूंगा, क्योंकि इसकी सीमा पे कौन है उसका भी एक पॉलिटिक्स है ना। सब पहले यूएसएसआर से प्रभावित थे, यूएसएसआर में आते थे जब शीत युद्ध चल रहा था, बाद में सब आजाद हुए तो फिर वो सब नेटो में शामिल होना चाहते हैं। वो एक जियो पॉलिटिक्स चल रहा है। रूस चाह रहा है कि उसके पश्चिमी छोर पे एक बफर स्पेस बने कि नेटो उसके बॉर्डर पे ना आए, है ना। तो इसीलिए इसका यूक्रेन का मैपिंग करना ऑब्वियस हो जाता है, भले ही टफ मैपिंग है। ऐसे कंट्री भले ही हैं जो आपको इन जनरल नहीं पढ़ते हो, करना पड़ेगा। देखिए आपका 24 या 25 में पूछा है कि बिम्स्टेक के बारे में। ये आपको 2025 तक पूछा है कि कौन कौन से देश हैं। बैकग्राउंड पूछ दिया आपको, ढाका घोषणा से इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक देश कौन थे, ये भी बैकग्राउंड है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई बिम्स्टेक में पर्यटन के उपक्षेत्र का नेतृत्व कौन कर रहा है, कौन सा देश। वैसे नेपाल कर रहा है, भारत का नाम दे दिया, है ना। तो बिम्स्टेक का चर्चा में था, इसलिए आपको मैगजीन में आए, न्यूज़पेपर में आए और उसमें पूरा विश्लेषण रहता है। चूंकि सार्क और बिम्स्टेक सबसे इंपॉर्टेंट है भारत पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें आप ये सब भी डिटेलिंग करते हो कि भाई भारत को क्या उसमें काम दिया गया है, चाहे वो आपदा प्रबंधन हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, और ये पर्यटन वाला काम किस देश को मुख्य रूप से दिया गया है, नेतृत्व कौन सा देश कर रहा है, तो नेपाल कर रहा है। तो ये सब जानकारी आपको बिम्स्टेक और सार्क में पता होना चाहिए क्योंकि चर्चा में था, है ना। तो ये देखिए, एक भी सवाल, एक भी जो फैक्ट है इसमें करेंट का नहीं है। यहां भले ही जनवरी 2025 लिखा है, इसमें कोई नया देश शामिल नहीं हुआ है। नया देश शामिल होने के कारण चर्चा में नहीं था, किसी और अन्य कारण से था। तो है तो सब कुछ ये कॉन्सेप्चुअल है, बैकग्राउंड है, ये फैक्ट है, लेकिन करेंट के कारण आपसे पूछा गया है। सार्क चर्चा में नहीं रह रहा है, सार्क का मीटिंग नहीं हो रहा है, तो इसलिए सार्क पूछ ही नहीं रहा, इधर बिल्कुल नहीं पूछ रहा है। उसके अल्टरनेटिव में बिम्स्टेक बनाया गया, तो इसलिए उसका मीटिंग होता है, इसलिए पूछा गया, सीधी बात। आप समझ रहे मेरी बात। तो पीछे आप देखिएगा करेंट छुपा हुआ है। तो फिर करंट अफेयर की तैयारी में मेजर इशू क्या आता है? सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि जो सोर्स है बहुत ज्यादा है। आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, मंथली मैगजीन पढ़ते हो, वो ऑनलाइन न जाने कितना इनफाइनाइट यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हो। बहुत सारा यूट्यूबर ऐसे हैं जो कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं और फर्जी फर्जी न्यूज़ पे इनफाइनाइट वीडियो बनाते हैं और समाचार चैनल की तरह वो बन गया है, जो चीज़ बिल्कुल आपको आवश्यक नहीं है। रूस ने यूक्रेन पे अटैक किया, डोनबास रीजन पे कब्जा किया, बस ये फैक्ट पता होना चाहिए कि डोनबास जो रीजन है वो यूक्रेन का क्षेत्र है, वो फैक्ट। उस पर 500 वीडियोस 4-5 साल में लोगों ने हजारों वीडियो डाल दिया है और आपको ही मन लगता है आप देखते रहते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो ऑनलाइन सामग्री है उसमें प्रायोरिटी नहीं होता है। आप 10-15 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए होते हो, इनफाइनाइट पीडीएफ आता है, आपको लगता है कि इसको सेव करके रख लें, दोबारा भले ही ना देख पाते हो, कुछ पढ़ते भी हो तो बड़ा उसको रिवीजन करना बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो जो इनफाइनाइट सामग्री है करेंट से रिलेटेड, उसको डील करना सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरी बात, जो भी आप पढ़ते हैं सब खंड खंड में पढ़ते हैं। आज पढ़ा कि भाई अफ्रीका में फलाना देश में तख्ता पलट हुआ, 4 महीना बाद पढ़ा कि अफ्रीका में फलाना देश में तख्ता पलट हुआ, फिर 5 महीना बाद पढ़ा कि अफ्रीका में फलाना देश में तख्ता पलट हुआ। तो एक साथ आप इंटीग्रेटेड नहीं पढ़ते हो। जो बच्चे न्यूज़पेपर का नोट्स भी बनाते हैं उनका नोट्स इनफाइनाइट हो जाता है। सबसे मेजर इशू है कि भाई किस टॉपिक का नोट्स बनाएं। उसके लिए पीवाईक्यू आपको जम के करना होता है और खुद से इन जनरल जिन बच्चों में जागरूकता नहीं है वो पीवाईक्यू कर नहीं पाते, अच्छे से नहीं कर पाते।
बहुत सारे बच्चे पूछने आते हैं कि सर कौन न्यूज़पेपर में कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है, मतलब कि सिलेबस देखे हो, पीवाईक्यू देखे हो? वो नहीं सर। तो कितना साल हो गया? तो सर 2 साल। कैसे होगा, कैसे काम चलेगा? ये एक मेजर इशू है। चूंकि आप पीवाईक्यू नहीं देखते हो तो कोई करेंट भी इनफाइनाइट तरीके से पढ़ते रहते हो, हर न्यूज को बराबर महत्व देते हो। ये भी नहीं पता है कि कौन सा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इतना खंडित है, इतना ज्यादा इनफाइनाइट सोर्स है, पीवाईक्यू आपने देखा नहीं, इनफाइनाइट सोर्स हो गया, उसको बढ़िया से रिवीजन करना बड़ा दिक्कत है, बड़ा मुश्किल है। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि यूपीएससी एग्जाम में आपको पता है कि सोर्स बहुत ज्यादा है। अगर करंट की सिर्फ बात करें तो जैसा हमने डिस्कस किया कि करंट में आप क्या पढ़ रहे हो, ये न्यूज़पेपर पढ़ रहे, आपने करंट में और क्या पढ़ा, मैगजीन, मंथली मैगजीन पढ़ा, बहुत लोग पीआईबी भी बोलते हैं, हर महीने योजना आता है, कुरुक्षेत्र आता है, कुरुक्षेत्र आता है। आप उसके अलावा यूट्यूब पे ढेर सारा वीडियो देखते हो। उसके अलावा आप ये आपको ऑनलाइन पीडीएफ, मतलब इनफाइनाइट पीडीएफ आपके पास है, तो ऑनलाइन पीडीएफ है, पीडीएफ से भी ज्यादा आपके पास पीपीटी होता है। और इन सारी चीजों को जो लगभग इनफाइनाइट चीज है, लगभग इनफाइनाइट चीज है, ये जो आपने साल भर में पढ़ा, इसको किस प्रकार से एग्जाम हॉल के अंदर लेके जाएं, ये सबसे बड़ा चैलेंज, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। यूपीएससी प्री एग्जाम कैसे, उसमें जो 2 घंटे में होता है, साल भर का पढ़ा हुआ चीज किस प्रकार से लेके जाएं, ये सबसे बड़ा चैलेंज। कोई भी चीज एग्जाम में तभी जाता है जब आप जम के उसका रिवीजन करते हो। और याद रखिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ रिवीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका नंबर ऑफ सोर्सेस। जितना ज्यादा आपका सोर्स होगा, रिवीजन उतना कम होगा। तो आपको सोर्स कम करना है, और सबसे बेस्ट तरीका है, आपको नंबर ऑफ रिवीजन शानदार 7 से 10 बार तभी होगा जब वन सोर्स हो। और यहां नंबर ऑफ सोर्स कितना है आपका, लगभग इनफाइनाइट। तो रिवीजन एक बार भी मुश्किल से नहीं हो पाएगा, और एक बार हो भी गया तो एक बार 2 बार के रिवीजन में आप पचा नहीं पाओगे, ये 3 घंटे में लेके नहीं जा पाओगे। तो ये सारा कंटेंट तभी अच्छे से जाएगा आपका, इसमें रिवीजन तभी अच्छे से होगा और तब एग्जाम हॉल में जाएगा जब सारे कंटेंट को आप सिंगल सोर्स में तब्दील कर दो। जब सारा कंटेंट सिंगल सोर्स में बदल जाएगा, तब आप इसका जम के रिवीजन, सारा कंटेंट आपको सिंगल सोर्स में बदलना है, तभी आपका इसका बार बार रिवीजन होगा, मल्टीपल रिवीजन होगा, और मल्टीपल रिवीजन के कारण ही आप इसको एग्जाम हॉल में ले जा पाओगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? अब है सिंगल सोर्स कैसे करें, जिसमें हमको यह भी ध्यान रखना है कि पीवाईक्यू ओरिएंटेड होना चाहिए, जो चीज इंपॉर्टेंट है वही चीज उसमें होना चाहिए। तो सिंगल सोर्स के लिए सबसे बढ़िया है आपका विजन आईएएस PT 365 निकालती है।
प्रीलिम्स का 1 साल का जो कंटेंट है, पीछे बैकग्राउंड रहता है तो 1.5 साल का भी हो जाता है ना, क्योंकि बैकग्राउंड भी देता है। विजन आईएएस पीटी 365 हर साल पब्लिश करती है, साथ में इसका कोर्स होता है। आप सिर्फ इस डॉक्यूमेंट पे भी अगर आप निर्भर रहते हैं तो जो मैंने आपको यहाँ बताया, क्योंकि यहाँ की जो टीम है उसको दिमाग में है कि भैया पीवाईक्यू तो ध्यान में रखना है, साथ में सारे सोर्स को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट चीजों को शामिल करना है, एक डॉक्यूमेंट बन के निकल के सामने आता है। तो पीटी 365 इसमें एक साथ बिल्कुल क्रोनोलॉजी में, अगर कोई एक ही जगह पे, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था अफ्रीका में, आज तख्ता पलट हुआ, 6 महीने बाद कहीं और तख्ता पलट हुआ, आप न्यूज में 6 महीना बाद पढ़ोगे, पिछला भूल जाओगे। मैगजीन में 6 महीना पहले पढ़े हो, उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। लेकिन पीटी 365 में इस दोनों घटना को साथ किया जाएगा, एक साथ आपको मैप के साथ बताया जाएगा कहां कहां साल भर में तख्ता पलट हुआ है, तो बड़ा उसका फायदा मिलता है। पीटी 365 अगर आपको खुद जांच करना है कि पीटी 365 का एग्जाम में क्या महत्व है तो कुछ मत कीजिए। आप क्या कीजिए, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, एक डेमो दिखा रहा हूं। आप विजन आईएएस के वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे गए और यहां पे आप देखिए, मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूं कि विजन आईएएस के वेबसाइट पे गए, यहां पे रिसोर्स पे जाइए, यहां पे आपको मिलेगा यूपीएससी पेपर सॉल्यूशन। इसमें 2025 का जो पेपर है विद आंसर की, उसको डाउनलोड कीजिए तो ये आपको खुल के आएगा। आपने डाउनलोड किया तो ये पेपर निकल के आएगा। इस पे सब लोग कंट्रोल एफ का मतलब इस पूरे पीडीएफ में क्या है कि क्वेश्चन है। इस पीडीएफ में देखिए क्या है, क्वेश्चन है और क्वेश्चन के साथ बगल में आपका एक्सप्लेनेशन है और पूछा गया कि विजन के किस सोर्स से ये सवाल आपको मिल रहा है, सवाल बन रहा है। तो आप क्या करो कि कंट्रोल एफ करो इसमें और 365 डालो। आप देखिएगा ऐसा भर भर के क्वेश्चन है, मैंने इसमें काउंट भी किया है, 48 टाइम्स 365 निकल के सामने आता है, जिसमें 4-5 बार डुप्लीकेशन है, मतलब एक ही सवाल में 2 बार लिखा हुआ है। तो मिनिमम 40 बार 365 सोर्स निकल के आता है ना। देखिए पीटी 365 इकॉन में आपको, इसके लिए मैंने पीपीटी में भी ये चीज शामिल किया है, जरा देखिए पीपीटी में भी ये चीज मैंने शामिल किया है। देखें क्वेश्चन आपका पॉलिटी से पूछा, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, तो ये 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल के संबंध में पूछा है, 5th शेड्यूल। और इसी साल का जो पीटी 365 सारे 2025 के क्वेश्चन है, जो पॉलिटी के पीटी 365 में देखिए 6th शेड्यूल पे है और 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में डिफरेंस बताया हुआ है, डिटेल में टेबल में आपको दोनों के बारे में समझाया हुआ है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। पॉलिटी में ही देख लीजिए, ये जोनल काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल पूछा गया है। पीटी 365 में अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में पूरा आपको बताया गया है, इसी साल का पीटी 365 है। इसी प्रकार से अब देखिए आईआर में ब्रिक्स पे है, पीटी 365 में ब्रिक पूरा डिटेल में बताया गया है ना। फिर उसी प्रकार से बिम्स्टेक पे है, पीटी 365 में बिम्स्टेक डिटेल में बताया गया है। साइंस एंड टेक में देखिए ये आपका ग्रांड पैलेस पेरिस में एक समिट हुआ एआई के संबंध में, साइंस टेक का क्वेश्चन है। ये साइंस टेक का क्वेश्चन आपको आईआर में भी दिया हुआ है। ये टॉपिक इंडिया फ्रांस में एआई पे जो समिट हुआ है ना, उसके बारे में दिया हुआ है। आपको साइंस एंड टेक में भी ये चीज दिया हुआ है। इसी साल के पीटी 65 में 2 बार है, क्योंकि साइंस टेक में भी दिया हुआ है और आपका इसमें भी दिया हुआ है आईआर में। तो ऐसे
मिनिमम 40 क्वेश्चन है, मिनिमम 40 क्वेश्चंस जो आपको पीटी 365 से मैच कर रहे हैं। तो अगर आप सिंगल सोर्स पे आना चाहते हो, और इस टाइम पे जब आपने, खासकर वो बच्चे जिन्होंने साल भर सही से करंट नहीं पढ़ा, साल भर ढंग से करंट का सिस्टमैटिक तरीके से नोट्स नहीं बनाया, बहुत सारे नोट्स बनाते हैं लेकिन हैपेजर्ड वे में बनाते हैं, वो बच्चे जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है करंट कैसे करें हैं, सभी बच्चे पीटी 365 पे शिफ्ट कर सकते हैं और वो सिंगल सोर्स आपका पीटी 365 बन सकता है, जिससे मिनिमम 40 सवाल में आपको फायदा होगा। क्या होता है कि हल्का सा भी आपको हिंट मिल जाता है किसी प्रश्न में, तो आपका फिर वो सवाल, क्योंकि इंटेलिजेंट गेस बहुत सारे सवाल में करने पड़ते हैं, तो वो सवाल सही होने के चांस बढ़ा देता है। और यही चांस बढ़ाना है, यही चांस बढ़ाना है। तो पीटी 365 में आपको पूरा बैकग्राउंड में स्टैटिक भी रहेगा, है ना, और आपको जो अब पढ़ना है, तो जो भी पीटी 65 में टॉपिक है, तो चूंकि करंट में है, न्यूज में है, तो आपको उसका स्टैटिक पे भी जाके, अगर बैकग्राउंड कम लग रहा है तो स्टैटिक पे भी जाके बुक खोल के आपको पढ़ना चाहिए। साथ में पीटी 365 में पीवाईक्यू के हिसाब से उसको प्रायोरिटाइज किया हुआ है, तो वो भी आपको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है करंट पॉइंट ऑफ व्यू से पीवाईक्यू में, है ना। आप, मैं तो कहूंगा 3-4 बार क्या, मिनिमम 7 से 10 रिवीजन होना चाहिए, और इससे अन्य स्रोत जो हैं सब के सब आपके समाप्त हो जाएंगे। आपको पता, आपके टेबल पे 6-7 बुकलेट होगा जो आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि अभी 2 महीना बचा है, मैं इसको बार बार पढ़ के 7-8 बार पढ़ के पचा सकता हूं, एग्जाम हॉल में लेके जा सकता हूं। तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, टाइम का भी आपका प्रबंधन, आप दूसरे सब्जेक्ट को, खासकर स्टैटिक को बहुत ज्यादा महत्व दे सकते हो, क्योंकि करंट का जो बोझ है वो पीटी 365 आपका मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो यही पीटी 365 आप भी खुद भी एक बार जाइएगा, जो मैंने आपको डेमो दिया, और वो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। 2025 का जो एनालिसिस है उसको मोबाइल में ही कंट्रोल F कीजिए, तो 48 काउंट आ जाएगा। इसमें से मैं बोल रहा हूँ 4-5 रिपीटेशन है, लेकिन आपका कम से कम 40 क्वेश्चन पीटी 365 से है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि मैं समझा पाया हूं कि प्रीलिम्स के लिए करंट कैसे करना है ना। इसी अप्रोच से आप करंट कीजिए। याद रखिए, वन सोर्स मल्टीपल रिवीजन, ये गुरु मंत्र है। वन सोर्स मल्टीपल रिवीजन। कोई अगर कंटेंट आपको मिले जो 19-20 हो, बहुत शानदार नहीं है, लेकिन आपने उसको 10 बार रिवाइज किया, कोई बहुत शानदार कंटेंट है उसको एक ही बार रिवाइज किया, तो जो एवरेज कंटेंट है वो आगे निकल जाएगा। मतलब मल्टीपल रिवीजन करना है। पीटी 365 शानदार कंटेंट भी है और आपको मल्टीपल रिवीजन करने का मौका भी देता है। ठीक है, तो अभी प्रीलिम्स के लिए आप लोग शिफ्ट कर जाइए अपनी पढ़ाई को, थोड़ा सा मेंस देखते रहिए और जम के काम कीजिए। मार्च एंड तक आपका पूरा एक राउंड खत्म हो जाना चाहिए, कम से कम 2 महीना आपका टेस्ट सीरीज, अभी भी टेस्ट देना है हर वीक, और टेस्ट और साथ में मल्टीपल रिवीजन के लिए आपके पास होना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक।